हेलो बच्चों, मैं आनंद श्रीवास्तव क्रैश कोर्स के DPP 7 वर्क पावर एनर्जी के डिस्कशन के लिए आपके सामने। आपने वर्क पावर एनर्जी की क्लास की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चैप्टर को ब्रीफ में आपने पढ़ा है और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसकी शीट भी आपके पास मिली है आपको। उन्हीं शीट के क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूंगा सो दैट अपने आप आंसर को चेक कर सको, अपने मेथड को चेक कर सको। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, फोर्स देखो क्या दिया हुआ है, एक्स पे डिपेंडेंट और कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 0 से 5 मीटर। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन फोर्स यहां पे क्या है बेटा, वेरिएबल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ डी एक्स। ठीक है ना? तो अब हम इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल एफ डी एक्स, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट। बस एफ की जगह क्या लिखा बेटा, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। फिजिक्स का काम खत्म, मैथ्स का स्टार्ट। इसको इंटीग्रेट किया, 7x ये हो गया एक्स स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, कैंसल। फिर एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, वो भी कैंसल, एक्स क्यूब। ठीक है ना? लिमिट क्या रख दिया, 0 to 5। आंसर कितना आ गया, 135 जूल। आई होप हर बच्चे का आया होगा, एकदम सिंपल था। अगले क्वेश्चन में, फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इनमें से चारों में से कौन सी चीज सही होगी, ये हमें देखना है। आपको पता है कि अगर एक में से एग्जाम्पल से, बहुत सारे मेथड है, एक मैथमेटिकल तरीका है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। आपको पता है जो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल। यानी फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए बेटा, परपेंडिकुलर। और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि ये पाथ कैसा दिख रहा है यहाँ पे, सर्कुलर, यानी स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। हर जगह पे वेलोसिटी टेंजेंट, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती, मतलब कांस्टेंट हो नहीं सकती, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन क्या चेंज होगी बेटा, डायरेक्शन, यानी ये भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। यानी क्या आंसर हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है एफ डॉट वी, यानी वर्क डन। एफ डॉट वी पावर होता है, पावर क्या हो जाएगी बेटा, 0, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। वर्क डन 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो सिंपल, कई मेथड है इसको आंसर के निकालने के बेटा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक एम रखा है, ये ऊपर g/2 से जा रहा है। आपको पता करना है नॉर्मल रिएक्शन से कितना वर्क डन होगा, कितने टाइम में बेटा, t टाइम में। तो नीचे लगा mg, ऊपर क्या लग गया बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। ये ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, g/2। तो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, स्यूडो फोर्स नीचे कितना, m इंटू g/2, यानी हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg प्लस mg/2। क्योंकि ये नॉन इनर्शियल है, इनर्शियल बनाने के लिए नीचे की ओर फोर्स लगेगा, यानी ये कितना आ गया, 3mg/2। फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट, जिस फोर्स से हमें क्या निकालना है, वर्क डन। यानी इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अब सवाल उठा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, बहुत आसान। किस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, g/2। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हाफ AT स्क्वायर, ए की जगह g/2 टी स्क्वायर, यानी कितना हो गया, GT स्क्वायर बाई फोर्स। रिएक्शन भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंपल, F इंटू एस। देख लो बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल रिएक्शन निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, cos 0 1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 नीचे 4 दूना 8, यानी 3 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी। आप आगे सॉल्व करोगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा, 3/8 mg² t² बाई 8। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे देखो।
इसमें एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है b√s। आपको पता करना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन, ठीक है ना। तो अब हमें अगर पता करना हो वर्क डन कितने, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन आपको पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जिसको आप टोटल वर्क डन भी कह सकते हो, इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल वाला जीरो यानी फाइनल वाली क्या हो जाएगी बेटा, मान लो काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियल जीरो क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², v कितना दिया है b√s, यानी ये हो जाएगा b²s। खत्म कहानी। अब हमें बस s की वैल्यू ले आना है किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। तो देखो हम कैसे s की वैल्यू t के टर्म्स में निकालते हैं, बहुत आसान, सिंपल इंटीग्रेशन। v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b√s, ठीक है ना। v को लिख दिया ds/dt, ds/dt, और ये हो गया b√s, है कि नहीं बेटा। बस ds/√s इज इक्वल टू क्या हो गया, b/dt। बस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो, ये जीरो, ये जीरो, ये t, और ये क्या हो गया s। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/√s का इंटीग्रेशन, मैंने बताया याद रखो, मतलब ये dx/√x, क्या बताया था बेटा, 2√x। याद रहने से टाइम हमारा बच जाता है। बस ये कितना हो जाएगा 2√s, 2√s किसके इक्वल हो जाएगा, bt के। वहां से s की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, mb⁴t²/8। क्या क्या समझ में आया बेटा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 2√s इज इक्वल टू bt। हमें काइनेटिक एनर्जी में s की वैल्यू रखना है, दोनों ओर का स्क्वायर करो, जो वैल्यू है उसमें रख दो, रख दोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो इसमें फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिया है, 1 डायमेंशन जा रहा है। हमें क्या पता करना है, काइनेटिक एनर्जी कितने, जब वो 3 मीटर चल चुका है। ये देखो, तो वो 3 मीटर चल चुका है, वर्क डन निकालना है आपको। क्यों वर्क डन निकालना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है, अभी मैंने बताया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल। अगेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम क्या लेके चलेंगे, जीरो। कैसे पता चला, रेस्ट से है, तो यानी ये वाली चीज क्या हो गई, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ हो तो हम जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वो क्या बताता है, वर्क डन। आप कहोगे कि सर आपने कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो डिस्टेंस दिया है। बिल्कुल घबराना मत, कैसा मोशन है, 1 डायमेंशन सीधे जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी वही डिस्टेंस होगा बेटा। तो बस इसका एरिया निकालना है। देखो दिख ही रहा है, ये रेक्टेंगल और ये क्या हो गया बेटा, ट्रिपेजियम। बस सो एरिया जब निकालेंगे, देयरफॉर K इज इक्वल टू एरिया, और एरिया ये दो कितना हो गया, 4, 2 × 2 4। ये ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 2, दूसरी साइड 3, डिवाइडेड बाय 2, और उनके बीच की जो सेपरेशन 2 से 3 यानी कितना, 1। बस सॉल्व कर लो, ये 4 ये 2.5 यानी कितना हो गया, 6.5 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी 3 मीटर चलने के बाद कितना हो जाएगा, 6.5 जूल। यानी कौन सा आंसर हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल था, वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, अगले क्वेश्चन देखो, ये स्प्रिंग का क्वेश्चन है। स्प्रिंग आपने पढ़ा है कि स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको खींचें, इलोंगेट करें या कंप्रेस करें, तो जैसे ही हटाते हैं वो रीस्टोर करता है। और रीस्टोरिंग फोर्स हुक साहब ने बताया था वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट।
वो स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की मटेरियल पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग के ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जिस ज्योमेट्रिकल डायमेंशन की डिपेंडेंसी आपको याद रखनी है वो है उसकी लेंथ। तो आज से याद रखना कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। L कौन सी लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ, अनस्ट्रेस्ड लेंथ, ठीक है ना। बस हो गया बेटा, यानी K1 अपॉन L1, अगर L1 टुकड़ा किया उसका कांस्टेंट K1, दूसरे वाले की लेंथ L2 उसका कांस्टेंट K2। बस हमें क्या निकालना है, देखो K1 अपॉन K2, सो K1 अपॉन K2 इज L2 अपॉन L1, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1/n, यानी कौन सा आंसर हो गया, C। खत्म कहानी। विद इन 20 सेकेंड यू कैन गेट योर करेक्ट आंसर, आपको सही जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता करना है वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ द मोशन। तो ये देखो, ये 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग ये मान लो x है बेटा। अगर हमें यहाँ की ये वेलोसिटी, यही x हमने ले लिया, ये पता चल जाए तो वही हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी 2 सेकेंड की। क्यों ये पता करने की जरूरत है, क्योंकि क्या पूछ रहा है बेटा, वर्क डन। और वर्क डन मैंने बताया क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बाद की काइनेटिक एनर्जी मतलब 2 सेकेंड वाली, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। अब ये x बस निकालना है। ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले और छोटे वाले, कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। तो x छोटे वाले ट्रायंगल में x और उसके करिस्पॉन्डिंग बेस 2 से 10, यानी कितना हो गया, 8। बड़े वाले ट्रायंगल में x के करिस्पॉन्डिंग ये चीज कितनी है, 50, और बेस कितना है, 10, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 50 से चला और अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40। तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में हाफ mv² आएगा, हाफ m को कॉमन ले लो। मास कितना है, 10, तो 10/2 कॉमन। बाद की स्पीड 2 सेकेंड वाली जो कि हमने निकाला है 40 का स्क्वायर, माइनस 0 वाली स्पीड 50 का स्क्वायर, 1600 माइनस 2500, 900, 9000/2 कितना हो गया, 4500 जूल। दिस इज द आंसर, -4500, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें क्या है, एक पार्टिकल है, उसको हमने के काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया 60 डिग्री पे। जब वो पीक पे पहुंचेगा तो हमें क्या पता करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि जब प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी स्पीड क्या होती रहती है बेटा, कम। जब पीक पे पहुंचता है तो उसके पास एक ही स्पीड होती है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसका वैल्यू होती है u cos थीटा। थीटा क्या है, जिससे आपने थ्रो किया है। तो बस खत्म कहानी। ये देखो, हमने 60 डिग्री से फेंका है u से, जब वो पीक पे पहुंचा तो वहां पे उसकी स्पीड कितनी हो गई, u cos 60, मतलब कितनी हो गई, u/2। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास नहीं चेंज हो रहा है, यानी स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। यानी अगर स्पीड आधी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4। ये देखो, यहाँ स्पीड कितनी थी u, यहाँ स्पीड कितनी हो गई, u/2। स्पीड आधी तो काइनेटिक एनर्जी पीक की इनिशियल वाली की कितनी हो जाएगी, 1/4, यानी आंसर कितना हो गया, डी। देखते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या है कि इसमें बेटा पावर कांस्टेंट अगर है तो S और T के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर पावर कांस्टेंट है तो S और T के बीच में हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, देखो बताता हूं, खूब आराम से समझो इस चीज को। पावर अगर कांस्टेंट है तो S और T के बीच में कैसे रिलेशन निकालते हैं। तो अगर पावर कांस्टेंट, तो पावर को हमने लिख लिया dw/dt, ये हो गया P बेटा, जो कि कांस्टेंट दिया है, यानी dw इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया। अब यहां पे dw को आप लिख सकते हो mvdv। याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम जब आपने डिराइव किया था तो dw की वैल्यू ये लिखी थी, ठीक है, यहीं से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया था। इसमें p कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये कितना आ गया t,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हम 0 और 0 ले रहे हैं, यहाँ t और यहाँ v ले रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू pt। वैसे भी आप कह सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन पावर इनटू टाइम, v की वैल्यू हो गई √2pt अपॉन m। v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, √2pt/m। अब यहीं पे चाहे तो आप गाड़ी अपनी रोक सकते हो। आप कहोगे क्यों, कि सर तो एस और टी के बीच में चाहिए, हम यहाँ पे क्यों रोक दें, इसको फिर से इंटीग्रेट करें, कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाना है और इसी के लिए तो हम आए हैं आपके पास, इसीलिए तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि आपका एक इंटीग्रेशन में बचा दूं। क्यों बचा दूं, v और t, v क्या है बेटा, वेलोसिटी, वो पोजीशन टाइम का क्या होता है, स्लोप। यहां वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई बेटा, √t के। इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप भी इस ग्राफ का कांस्टेंट नहीं होगा, यानी ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी 0, तो ना ए हुआ ना सी हुआ। अब बचा बी और डी। हम वो ऑप्शन देंगे जिसमें टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाए, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाए। वेलोसिटी का मतलब क्या बढ़ जाए, स्लोप। ये देखो इस वाले ग्राफ में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा बढ़ा है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसमें स्लोप घट रहा है, इसमें वेलोसिटी घट जाएगी। हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग पावर अगर कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, यानी कौन सा आंसर हो गया, बी। खत्म। अगले क्वेश्चन में बेटा हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं जिसमें अगर आप क्लोज पाथ में किसी फोर्स से वर्क डन करो और वर्क डन क्या हो जाए बेटा, 0, तो उस फोर्स को, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, जिस फोर्स से क्लोज पाथ में वर्क डन 0 ना हो, रास्ते पे डिपेंड करे, उसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, फ्रिक्शन। बस अब क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं है, ग्रेविटेशनल की बात कर रहा है बेटा, ठीक है ना, किस फोर्स की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल में वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्वल किसी भी रास्ते से जाओ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। ये देखो स्प्रिंग का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहा है। किसके एक्सटेंशन की बात कर रहा है बेटा, मैक्सिमम एक्सटेंशन। स्प्रिंग के केस में दो केस आता है, एक आता है एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम और एक आता है मैक्सिमम। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड आता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो उसमें फोर्स को इक्वल करेंगे, mg इज इक्वल टू kx, x की वैल्यू हो जाएगी mg/k। लेकिन यहां कह रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हम तब तक खींचेंगे जब तक स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है। तो अगर मैक्सिमम वर्ड आता है तो वहां क्या इक्वेट करेंगे, एनर्जी। ध्यान रखना, मैक्सिमम में हम एनर्जी इक्वेट करेंगे, और अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या इक्वेट करेंगे, फोर्स इक्वेट करेंगे। ध्यान रखना, तो हम वही करने वाले हैं कि अगर ये स्प्रिंग है बेटा और इसमें ये कोई ब्लॉक है, इसको x डिस्टेंस तक हम खींच गए, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो ये इलास्टिसिटी अपनी लूज कर देगा। तो यहाँ तक खींचने में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, आपको पता है कितना बेटा, mgx, और ये स्टोर हो गया किस फॉर्म में, स्प्रिंग एनर्जी। खत्म कहानी, सिंपल बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि में जो चेंज हुआ वो स्प्रिंग में स्टोर्ड हो गया, स्प्रिंग एनर्जी में। x की वैल्यू, x कैंसल, कितना आ गया, 2mg/k। सो बी इज द आंसर, सिंपल। बस यही ध्यान रखना, मैक्सिमम पूछ रहा है या इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है। अगले में हम पहुंचते हैं बेटा, ये देखो हमें फोर्स दिया है kx और हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, u और x में, ठीक है ना। फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी का रास्ता तय करना है, तो हमें पता है कि du जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन का मतलब आप कह सकते हो -f dx, और -f क्या है बेटा, kx रख के इंटीग्रेट करोगे तो kx का इंटीग्रेशन, k कांस्टेंट है, क्या आ गया बेटा, kx/2। इसका मतलब कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके और x के बीच में जो रिलेशन आ गया, ये आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्प्रिंग का केस याद करो, स्प्रिंग में f क्या होता है, -kx, तो क्या होता है, हाफ kx²। यहाँ क्या है, +kx, तो क्या आ गया बेटा, -हाफ kx²। अब देखो, अगर x हमने पॉजिटिव रखा तो u क्या होगा, नेगेटिव, और x अगर नेगेटिव रखा
तो भी यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे नेगेटिव का तो पॉजिटिव ही आना है बेटा, ठीक है ना। तो चाहे हम इसका x की जगह प्लस रखें या माइनस रखें, u हमेशा कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी ग्राफ हमेशा किधर होगा, नीचे, यानी कौन सा आंसर हो गया, ए। x प्लस पे भी माइनस पे u कैसा है, नेगेटिव। सिंपल, एकदम आसान। अगला क्वेश्चन, एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, उसको हम चेन से क्या कर रहे हैं बेटा, लिफ्ट कर रहे हैं, चेन से उसको खींच रहे हैं, ऐसे चेन है मान लो, उसको खींच रहे हैं, और ब्लॉक कितना मूव कर गया, ये 2 kg का है, और ब्लॉक कितना मूव कर गया है बेटा, 2 मीटर, और तब तक करना है जब तक कि वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाए बेटा, 4, मतलब यहां से यहां तक आए, और अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। 2 kg था, यहां तक गए, 2 मीटर तक खींचा, और उस समय वेलोसिटी उसकी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। आपको पता करना है वर्क डन बाय द चेन फोर्स। देखो कैसे हम करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, बार बार आज मैं बता रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दो वर्क हुए, दो वर्क, एक है स्प्रिंग चेन फोर्स है जो हमें निकालना है, इसको मैं लिख रहा हूं चेन, जो निकालना है, वर्क डन बाय चेन। दूसरा क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, जीएफ, जीएफ का मतलब ग्रेविटी फोर्स, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी वेलोसिटी उसकी हो गई बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ मास, कितना मास बेटा, 2, वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, 4 स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज द 4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16। ये निकालना है चेन वाले का, ठीक है ना, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे की ओर, आप किधर जा रहे हो, ऊपर की ओर, तो वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव। कितना होगा, m इंटू जी इंटू एच, एम कितना है 2, g ले लो 10, 2 इंटू 10 एम जी इंटू एच, एच कितना या डिस्प्लेसमेंट कितना 2, 4 40, उधर गया 56, यानी वर्क डन बाय चेन इज इक्वल टू 56 जूल। खत्म कहानी, सी इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देख लो कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, एकदम आराम से समझ के। ये देखो, देखने में ये लग रहा है मुश्किल, लेकिन बहुत ही आसान, निहायत आसान। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन, ये तब है जब x 0 से कम है, और 0 कब है, जब वो x से ज्यादा, 0 से ज्यादा है, अगर u क्या हो जाए 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी E दी हुई है, हमें इस x पे पता करना है। अब देखो ध्यान से, सिंस x इज √2e/k, रूट के अंदर है, 0 से बड़ी है, यानी u की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि x कह रहा है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो u 0 होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। मैकेनिकल होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल 0 तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया हाफ mv², यानी हमें v चाहिए, तो v की वैल्यू हो जाएगी √2e अपॉन क्या बेटा, m, v इज इक्वल टू √2e अपॉन m। खत्म कहानी, बी इज द आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, पावर पता करना है, एवरेज पावर। दो तरह की पावर होती है, एक एवरेज पावर, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, जैसे एवरेज स्पीड करते थे। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, dw/dt, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, F.v। यहां हमसे क्या कह रहा है बेटा, एवरेज पावर, यानी हमें सिर्फ क्या निकालना है, वर्क डन टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम जब एवरेज पावर की बात करेंगे तो देखो ध्यान से क्या क्या काम हो रहा है। एक तो ग्रेविटी से काम हो रहा है, क्योंकि 20 किलोग्राम पानी को हम 10 मीटर गहराई से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, तो एक तो वर्क डन हो गया ग्रेविटी फोर्स से, पर सेकेंड है तो 1 से हमने डिवाइड किया, पर सेकेंड। दूसरा बेटा उसकी स्पीड उसको मिल जा रही है, रेस्ट से जाने पे कितनी स्पीड मिल जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा जो हम निकालेंगे वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कितने टाइम में है, वो भी 1 सेकेंड। बस खत्म कहानी, वर्क डन अपॉन ग्रेविटी वाला हो गया, ये जो स्पीड में चेंज होने की वजह से हुआ। देखते हैं ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स m
इंटू जी कितना 10, h कितनी ऊंचाई पे लेके गए 10 मीटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, मतलब उसकी स्पीड हमने 0 से कहां पे पहुंचा दी 10, मास कितना था 20, स्पीड कितनी 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हुआ 100, ये हो गया 2000, देख लो, और ये हो जाएगा 10 और 10 ये कितना हो जाएगा 1000, 100 इंटू 10 ये हो गया 1000, यानी ये कितना आ गया 3000 वाट, ठीक है ना, 3000 वाट, 3000 वाट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 किलो वाट, यानी कौन सा आंसर हो गया बेटा डी, खत्म कहानी। तो देख लो एकदम आसान था एवरेज पावर, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन से पावर निकाल लिया, स्पीड भी उसने बढ़ा दी, उसकी वजह से पावर खर्च करनी पड़ी, टोटल पावर कितनी हो गई बेटा 3 किलोवाट। सो दिस इज ऑल 15 क्वेश्चन जो आपको शीट्स में मिली हुई हैं, आप इनको खूब अच्छे से सॉल्व करना, पहले से कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिस क्वेश्चन में आप स्टक हुए हो या फंसे हो, कुछ दिक्कत हुई हो, वो मेरे सोल्यूशन से मैच करना, कोई अगर मेरे में प्रॉब्लम आपको दिखती हो मुझे बताना, आप में प्रॉब्लम है तो आप उसको चेक करो बेटा, और हम दोनों मिल के आपकी जो मंजिल है वही हमारी भी मंजिल है, मेरी मंजिल है आपको IIT के गेट तक धक्का पहुंचा, मेरी से मतलब मैं पूरे डाउटनट की टीम की बात कर रहा हूँ, हमारा ये उद्देश्य है कि आपको हर हाल में हम वहाँ पे पहुँचाएं और उसी मुहिम पे हम आगे बढ़ रहे हैं, यही डेडिकेशन और पैशन आपको भी रखना है। तो मिलते हैं अगले शीट के डिस्कशन में बेटा, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। Hello dear students, I welcome you in this DPP discussion of DPP 9 of permutation and combination. My name is Amar Singh and let us begin with the question number 1. तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था उसमें आपको NCR-3, N-1, NCR और NCR+1 ये 3 वैल्यू दे रखी हैं और डेफिनेटली यहाँ पर 2 अननोन हमारे पास में N एंड R 2 हैं। अब इनको सोल्व करके हमें N एंड R की वैल्यू यहाँ पर बतानी थी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशो लीजिए पहले तो आप, तो हमने NCR और NCR-1 का रेशो लिया, तो यहाँ से हमारे पास में आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट दिस इक्वेशन। इसी तरह से आप NCR+1 और NCR का अगर रेशो लेंगे 126 डिवाइडेड बाई 84, तो आपके पास में सोल्व करने पे ये दूसरा इक्वेशन आ जाना है। तो भाई ये एक इक्वेशन, ये एक दूसरा इक्वेशन, दोनों ही लीनियर इक्वेशन N एंड R में हैं, दोनों को सोल्व करने पे हमारे पास में जो N की वैल्यू 9 और R की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाती है एंड इट बिकम्स ऑप्शन बी एज अ करेक्ट चॉइस। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें आपसे बोला गया है कि भाई अगर N-1C6, N-1C7 इज ग्रेटर देन NC6, तो भाई देखिए यहाँ पर यार आप लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम NC7 इज ग्रेटर देन NC6, राइट। आप जरा इसको सोल्व करें, n फैक्टोरियल N-7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल अपॉन N-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आप देखेंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, N-6 में से आप इसको काट सकते हैं, यहाँ पर N-6 बचेगा और 7 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल को कैंसिल करके इधर में 7 बचेगा, तो इधर टोटल आपको बचा 1/7 और यहाँ पर आपके पास में है N-6। आप दोनों तरफ में रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, N-6 ग्रेटर देन 7, N ग्रेटर देन होना चाहिए 13 से, तो आपके पास में करेक्ट चॉइस आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे नंबर 3 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 12 बॉल्स फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन बॉल्स, ठीक है, बॉल ऑफ द सेम कलर आर आइडेंटिकल, है ना भाई। आपको सिलेक्शन का प्रॉब्लम है और आपसे कह रहा है कि जहां से आपको सिलेक्शन करना है वो ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें वो एक इक्वेशन बनानी होती है और उस इक्वेशन के नंबर ऑफ इंटीजर रूट्स पता करने होते हैं। तो भाई यहां पर हमने क्या कहा, चलिए बात करते हैं इसकी, कि अगर मान लीजिए मैंने R नंबर ऑफ रेड बॉल्स ली हैं, B नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ली हैं,
W नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ली हैं एंड G नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ली हैं, तो R प्लस B प्लस W प्लस G, टोटल जो बॉल्स हम कलेक्ट करेंगे वो होनी चाहिए 12। बिल्कुल सही बात है। और ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं, ठीक है। अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ बॉल्स हमारे पास में यहाँ पर है। अब यार यहाँ पर हमने जानते हैं कि इट लुक्स लाइक 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको इन 4 लोगों में बांटना है, तो क्या हो जाएगा भाई, 12 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1, इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई 15C3, और इसको सॉल्व करने के लिए 15 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 1 2 3। आप जब कैंसल आउट करेंगे यहाँ ये 5 बारी कट जाएगा, इसको 7 बारी आप काट सकते हैं, 5 7 35 इंटू 13, ठीक है भाई। 13 पंजो 65 होता है ना, 5 आ जाएगा यहाँ पे, कैरी हमने 6 कर दिया, और 33 39 और 6 45, तो 55 हमारे पास में ऑप्शन सी यहाँ पर एज ए करेक्ट चॉइस बन जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम करें, क्या कह रहा है भाई, 8 persons are to address a meeting, then the number of ways in which a specific speaker is to speak before another specific speaker। भाई 8 लोग हैं, अगर 8 लोग बारी बारी से अपना एड्रेस करते हैं तो टोटल जो एड्रेस करने के तरीके कितने होंगे, कि कोई किसी के पहले कोई किसी के बाद में, इस तरह से हम लिखें पर्सन 1 पर्सन 2, तो यार इसके तो कितने परमुटेशंस होंगे सर, हमारे पास में टोटल जो परमुटेशंस होंगे वो होंगे 8 फैक्टोरियल। अब इन 8 फैक्टोरियल परमुटेशंस में जो हम चाह रहे हैं भाई, कोई स्पेसिफिक स्पीकर जो है, मान लीजिए ये ए है और दूसरा जो स्पेसिफिक स्पीकर है बी, तो 8 फैक्टोरियल में क्या हो रहा होगा, कभी तो ए पहले आ रहा होगा बी से, ठीक है कि नहीं, और कभी तो बी पहले आ रहा होगा ए से, यही दो ही पॉसिबिलिटीज है और दोनों बराबर ही होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई आधे केस हमें कंसिडर करने हैं इनमें से, डिवाइड बाई 2 हम यहां पर कर देंगे, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अगर 2 करते हैं आपको, तो यहां पर जो करेक्ट चॉइस मिलती है आपको ऑप्शन बी मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स। देखिए 4 सेट में डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है ना, 4 लोगों में डिवाइड नहीं, केवल हमें ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ देम 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड्स एंड 1 इज हैविंग जस्ट 1 कार्ड। तो हमारे पास में जो 52 है उसके 17 17 और 17 के 3 ग्रुप तो हमने ये बना दिए हैं सेम साइज के, और एक ग्रुप में एक कार्ड आपका मिल जाएगा। 17 तो 51 51 और एक टोटल 52 कार्ड्स हो गए। बस इसको करने के कितने तरीके होंगे भाई, तो ग्रुपिंग का सीधा सीधा तरीका यार, रूल जो हम यहाँ पर है लगा देंगे, 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है भाई, इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका सेम साइज है। तो सर 3 ग्रुप ऐसे दिख रहे हैं जिनके साइज सेम है, तो 1/3 फैक्टोरियल भी हम यहां पर करते हैं। तो यार मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। देन अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है भी कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 बुक्स कैन बी पुट इन 3 शेल्फ्स 4 ऑन ईच। अब यहां पे हमें क्या करना है, जो 12 बुक्स है ना, पहली बात तो ये कि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लैरिटी से मेंशन करना चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऐसे दिया नहीं गया है कि ये बुक्स है जो कैसी हैं, लेकिन ऑप्शंस को देख के हम ये बता सकते हैं कि बुक्स डिफरेंट रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग का माहौल दिख रहा है। तो लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी बोनस। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन हमारा कैसा है कि जो हमारी बुक्स हैं वो सभी डिस्टिंक्ट हैं। तो 12 बुक्स हैं हमारे पास में, 3 सेल्स में इनको रखनी है, तो 4 4 4 के 3 ग्रुप बनाने होंगे हमें। तो आइए पहले ग्रुपिंग कर देते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 बार मल्टीप्लाई होगा इंटू 1/3 फैक्टोरियल से हम इसको
और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गई ग्रुपिंग। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में 3 ग्रुप आ गए, हर एक ग्रुप में 4 बुक्स हैं। अब इनको 3 सेल्स में रखने के क्या तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इन 4 के 3 ग्रुप्स को 3 सेल्स में बांट सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में क्या बचना चाहिए, ए ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है कि नहीं, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फ्रेंड्स, वन रिसीविंग 8 बॉल एंड अनदर इज 4। भाई हमारे पास में जो 12 बॉल्स हैं सारी की सारी डिफरेंट है। सो इस क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन किया है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारी की सारी बॉल अलग अलग हैं। तो एक ग्रुप में 8 जानी चाहिए, दूसरे में 4 बॉल्स जानी चाहिए, टोटल 12 है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो हो गई ग्रुपिंग के तरीके। अब क्या है, 2 ग्रुप है हमारे पास में, एक 8 का और एक 4 का। इनको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना होगा भाई, 2 फैक्टोरियल तरीके से हम किसी को कोई सा भी ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। ये देखो ये ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 6 कॉइन्स आउट ऑफ 20 रुपी 1 कॉइन। भाई देखिए 20 रुपी के कितने कॉइन हैं, 1 रुपी के कितने कॉइन हैं, 20। ठीक है, 1 रुपए के कितने कॉइन हैं आपके पास में, 20 कॉइन्स हैं। और जो है 50 कॉइन, 10 है आपके 50 रुपी के 50 पैसे के कॉइन हैं। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन हैं आपके पास में 10, और आपके पास में 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 7। मान लेते हैं कि इसमें से हमने ए कॉइन लिए, इसमें से हमने बी कॉइन लिए हैं, इसमें से हमने सी कॉइन लिए हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6। टोटल हमारे पास में कितने कॉइन कलेक्ट करने हैं, हमें 6 कॉइन कलेक्ट करने हैं। अब यहां पर देखिए हमें यहां पर अपर लिमिट दी हुई है। अपर लिमिट के केसेस में यूजुअली हमें जाना पड़ता है मल्टीनोमियल, लेकिन यहां पर जो अपर लिमिट है ना ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बस आप क्या कर दीजिए, 6 लोगों को, वो 6 चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, -1 3 -1 एंड दिस गिव्स मी 8C2। और ये हो जाएगा बेटा 8 7 डिवाइड बाई 2, आपके पास में आ जाना चाहिए 28। एंड दिस वे आई गेट ऑप्शन सी एज ए करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए पर्सन गोस इन फॉर एन एग्जामिनेशन इन विच देर आर 4 पेपर्स with a maximum of m marks from each paper। ठीक है, 4 पेपर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और हर पेपर में मैक्सिमम m नंबर वो लेके आ सकता है। नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन गेट 2m मार्क्स। तो भाई हम जानते हैं इस तरह के केसेस में यार क्या करना होगा भाई, सर ऐसा लग रहा है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपके पास में आना चाहिए 2m। अब ये देखो ए बी सी डी ये सब क्या है, होल नंबर हैं होने को तो, ठीक है, ए बी सी डी सब होल नंबर है, लेकिन इनकी अपर लिमिट दी हुई है यार। अपर लिमिट यहाँ पर है कि हर एक का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू m होना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था कि जब तक अपर लिमिट जब मेंशन हो जाए तो हमारे पास में कोई ऑप्शन बचता नहीं है, वी विल हैव टू गो बाय मल्टीनोमियल थ्योरम। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि भाई देखो पहले पेपर में या तो उसके 0 नंबर आएंगे, या उसके 1 नंबर आएगा, या इसका 2 नंबर आएगा, या फिर उसके 3 नंबर आएंगे, या फिर उसके फुल मार्क्स आ जाए पहले इन पेपर में। ऐसा हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए इज द नंबर ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 1। अब ये तो एक के लिए हो गया, ऐसे ही हर एक के लिए होना है तो पावर 4 हमें यहां पर करनी है, और हमें क्या चाहिए, टोटल 2m मार्क्स चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इसके एक्सपेंशन में हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर में 2m, ये ढूंढना है हमें। तो यहां पर देखो ये gp बन गई है दोस्त, इस gp का 1 माइनस एक्स पावर m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर हम 4 कर देंगे। तो यार इसमें हमें x की पावर 2m देखना है, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस 1
पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर -4 यहां पर आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर -n, इसका एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 c2 एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 c3 एक्स पावर 3, इस तरह से चलता भाई है। ठीक है, तो अब देखो मेरे को x की पावर 2m बनाने का है ना, यहां से देखो इसके एक्सपेंशन में 1 माइनस 4 एक्स की पावर m प्लस 1 और इसकी पावर के स्क्वायर वगैरह आएंगे तो यहां पर पावर जो है 2m प्लस 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो बस इसके यही दो टर्म काम के हैं, लेकिन इसमें 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2m का कोफिशिएंट अल्फा मान लो उसे, और इससे मल्टीप्लाई होगा भाई बीटा टाइम्स x की पावर m-1 का कोफिशिएंट। तो मित्र मेरे इसमें x की पावर 2m का कोफिशिएंट क्या होगा सर, 4 प्लस c 2m -1, यही होना चाहिए भाई। n तो आपने लगा दिया, अब जो पावर चाहिए ना वो नीचे रखो और उसमें से एक कम n में ऐड कर दो। फिर -4 टाइम्स इसमें बताओ x की पावर m-1 का कोफिशिएंट चाहिए हमें इसमें, तो ये क्या होगा, फिर से लगा दो 4 मल्टीप्लाइड n इज 4 प्लस c पावर हमें क्या चाहिए m-1, तो लोअर इंडेक्स में m-1 रखो और यहां पर m-1 -1 करेंगे। तो देखो भैया ये कोफिशिएंट आना चाहिए, इधर से आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 2m प्लस 3 c2m -4 टाइम्स और ये जो है m प्लस 2 cm-2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2m प्लस 3 c3 -4 टाइम्स m प्लस 2 c3। ठीक है भाई, ये -1 है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हो ना बेटा, तो यार आपको ऑप्शन सी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस हेयर। आप थोड़ा काम करेंगे तो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एडवांस ऑल्सो, जेईई एडवांस में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 लेटर्स दैट कैन बी मेड आउट द सिलेक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हमारे जो कर्तव्य बनता है, एग्जामिनेशन के जो लेटर्स हैं उनको सेग्रीगेट करिए कि कितने अलग अलग हैं कितने एक जैसे हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस हैं, जैसे मिसिसिपी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 के प्रोफाइल तो आपको जरूर करने चाहिए 4 लेटर वर्ड्स के। कई बार केवल सिलेक्शन करवाता है, कई बार वर्ड बनवा लेता है। ठीक है, और ये बड़ा ट्रेंडिंग है यार, कोई ना कोई आप ये मान के चले किसी न किसी सेशन के किसी न किसी शिफ्ट में तो जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखिए, E X A M I N A, ठीक है, N A T I O N, भाई 2 N 2 I 2 A, 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11। आओ चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक लिखा है मतलब अपन ने। इसका मतलब अब क्या है भाई, 4 लेटर मेरे को ढूंढने हैं इनमें से। अब 4 लेटर देखो, एक हो सकता है चारों के चारों एक जैसे हो, 3 एक जैसे हो, एक अलग हो, वो तो संभावना है नहीं। यहाँ पे अधिकतम एक जैसे लेटर 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि 2A 2I 2N अवेलेबल है हमारे पास में। तो यार ये ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में XX और YY टाइप के लेटर्स का मैं सिलेक्शन यहां पर कर लूं। ये समझ में आ रही भाई बात, XX YY टाइप के, और या फिर हो सकता है XX YZ टाइप के लेटर्स मेरे को मिल जाएं, या फिर ये हो सकता है कि XYZ, अच्छा खत्म हो गए, W ले लेते हैं ना। 4 अलग अलग हो गए ना हमारे पास में, चारों या तो अलग अलग लेटर होंगे, या 2 लेटर एक जैसे होंगे 2 अलग होंगे, है ना, और 2 एक जैसे 2 एक जैसे होंगे, और कोई संभावना बचती है नहीं। तो आओ दोस्त इसको करते हैं, 2 एक जैसे 2 एक जैसे। तो यार 3 अवेलेबल है मेरे पास में, A I और N, इनमें से कोई सेलेक्ट कर लो। 2 सेलेक्ट कर लिया मैंने, A सेलेक्ट कर लिया, N सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों A उठा लूंगा, दोनों N उठा लूंगा। अब बताओ कितने बनेंगे इसके परम्यूटेशन। सर 4 लोग हैं ना, जिनमें से 2 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं, इतने वर्ड बनेंगे। ये तो सिलेक्शन ऑफ लेटर्स हो गया, उसके बाद उसके वर्ड्स इतने बनेंगे। अच्छा जी, ये बताओ इसमें से गुरुजी 1 2 3 में से कोई भी एक चुन लो,
तीन में से कोई एक चुन लो। जैसे मैंने मान लो एन सेलेक्ट कर लिया, ए आई और एन में से एन सेलेक्ट कर लिया। अब एन के दोनों लेटर ले लिए मैंने, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना टोटल, एन तो हम ले चुके हैं। बाकी 7 में से कोई भी 2 अलग अलग ले लो, 7 में से कोई 2 ले लो। और भाई इसके कितने परमुटेशन होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसे है ना, 2 फैक्टोरियल यहां पर हो जाएगा। 8 में से कोई भी 4 ले लो, चारों अलग अलग लेने हैं, और 4 अलग अलग है तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, तीनों को जोड़ दो बेटा। तीनों को जोड़ने के बाद मित्र मेरे यहां पर आंसर आता है 2454 है ना। कैलकुलेट करिए आप, तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सही बैठता है भाई, ऑप्शन ए लुक्स गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, ठीक है। वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज गिवन लेटर्स, ऑलराइट। देखिए 10 अलग अलग लेटर दिए हुए हैं और 5 लेटर का वर्ड बनाना है आपको। देन नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट 1 रिपीटेड लेटर। तो यार ये देखो एटलीस्ट 1 वाली कहानी होती नहीं, थोड़ी आसान होती है। इसमें आप क्या करो, टोटल बना लो पहले तो, माइनस नो रिपीटेशन, ठीक है। तो नो रिपीटेशन आपने यहां पर किया तो क्या होगा भाई, टोटल कितने होंगे, पहले के लिए भी 10 10 10 10 10 चॉइस है, और रिपीटेशन हम चाहते ही नहीं है, तो पहले को 10 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को 9 8 7 और 6, ठीक है कि नहीं। हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना, तो 5 बक्से फिल करने होंगे। तो पहले जगह को आप 10 तरह से भर दीजिए, बाकी दूसरी को 9 8 7, इस तरह से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, इतने वर्ड बनेंगे, है ना। यही तो नहीं चाहते हम चाहते कम से कम एक तो रिपीट होना चाहिए। तो आप वो केस हटा दीजिए जहां पर एक भी रिपीट ना हो रहा। तो यार ये जब आप कैलकुलेट करने निकलते हो ना यार, तो आपके पास शायद ए ऑप्शन आता है ना, 69760, ये ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस होगा। अगले क्वेश्चन नंबर ये है आपका 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि भाई कोई एग्जामिनेशन है, देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर करेक्ट। यार इसमें क्या है, पहले को 4 तरीके से आंसर कर सकता है, दूसरे को 4, तीसरे को 4, चौथे को 4 तरीके से आंसर कर सकता है। ये तो अगर टोटल आंसर देने के तरीके। अब बताइए इनमें से कितने तरीके ऐसे हैं जिनमें उसने सबको आंसर सही कर दिया हो। उसका तो एक ही तरीका है ना कि भाई सभी में आपको क्या करना होगा, सही आंसर देना होगा। तो देयर इज वन वे ओनली, तो एक ही तरीका है जिसमें कि वो सारे क्वेश्चन सही कर दे, है ना। तो यार ये देख लो आपके पास में 4 पावर 4, अच्छा 3 ही है ना, 3 है ना भाई, 3 है, मतलब 4 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 3 ही है। तो 4 पावर 3 माइनस 1 आपके पास में 63 आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला कि देयर आर 3 स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन, तीनों पैरेलल हैं और एक ही प्लेन में लाई करती हैं। m पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1, L1 में m पॉइंट्स हैं, है कि नहीं, इसमें m पॉइंट्स हैं, ये I1 है, I1, दूसरी है I2, उसमें है n पॉइंट्स, तीसरी है I3, इसमें है k पॉइंट्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद वर्टाइसेस। तो यार ये देखो ये m पॉइंट्स है ना, इनमें से n पॉइंट्स में से और ये k पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, m प्लस n प्लस k में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के उठा लिए तो कोलिनियर पॉइंट से तो कोई ट्रायंगल बनता नहीं है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आपने इन्हीं m पॉइंट्स में से उठा लिए तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, उनको हटा दो। तो MC3 हटेगा माइनस, एज वेल एज अगर इन n पॉइंट्स में से आपने कोई 3 पॉइंट लिए हैं तो उनको भी हटाओ भाई, NC3 माइनस KC3 को भी हम हटा देंगे। एंड द करेक्ट चॉइस विच लुक्स गुड इज ऑप्शन बी। अगला नंबर 14 में आपसे पूछा कि रैंक ऑफ मदर क्या है, मदर की रैंक क्या है। तो हम यहाँ पर जो आपको सिखाई गई है ट्रिक उसका इस्तेमाल करेंगे कि मदर के सबसे पहले तो हम इसके लेटर्स को लिख देंगे, MOTHER, मदर के लेटर्स को लिखा। अब
अल्फाबेटिकली इनकी रैंक हम यहां पर देंगे, वर्ड्स की रैंक, ये सॉरी लेटर्स की रैंक। तो लेटर्स की रैंक में सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई आता है, एफ जी एच आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरह से इसकी रैंक हमने यहां पर दी। फिर आपको क्या लिखना है कि भाई 3 से छोटे इसके राइट में कितने नंबर्स हैं, तो 3 से छोटे इसके राइट में 1 2 2 ही नंबर हैं, और 4 से छोटे इसके राइट में कितने नंबर हैं, 4 से छोटे भी 2 ही नंबर हैं सर। 6 से छोटे कितने हैं, 3, 2 से छोटा कितना है, 1, 1 से छोटा कोई है, कोई नहीं है। तो 5 से छोटे कितने हैं इसके राइट में, कोई है ही नहीं सर 5 से छोटा तो राइट में। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अपनी मर्जी से हम 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लगाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, ये 0 आ गया बेटा, ये आपके पास में क्या आ गया 2, ये आपके पास में कितना आ गया 18, ठीक है, और ये कितना आ गया भाई 48, 120 गुणा 2 240। अब सबको ऐड करके हम यहां पर बड़ा दिल करके +1 और अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तब जाके रैंक निकलती है। तो आप देखो भाई ये कितना हो जाएगा 40, 48 और 2 50, 50 में ये जोड़ा हमने 290, 290 में 18 + 1 19 भी ऐड होगा तो 903, 309 आनी चाहिए इसकी रैंक। ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाता है। ठीक है भाई, तो जिन लोगों ने रैंक निकालने की ये ट्रिक सीखी हुई है वो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि भाई नंबर ऑफ वेज इन विच 18 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 पर्सन सच दैट नोबडी रिसीव लेस देन 3। भाई ये देख लो, आपको यहां पर क्या करना है, मान लेते हैं कि सर x + y + z इनको 18 रुपए बांटने हैं। ये कहा गया है कि भाई x को कम से कम 3 मिलने चाहिए, y को कम से कम 3 मिलने चाहिए, z को कम से कम 3 मिलने चाहिए। तो यार 3 3 दे दो ना इसको, सबसे पहले सबको 3 3 3 3 दे डालो, 3 3 3 3 दे दिए तो भाई 9 तो चले गए इनके पास में, अब है ना। अब क्या बचेगा, अब सर इसके पास में x + y + z 3 3 3 3 तो हमने बांट दिया, अब 9 बचे रहे हैं, है ना। अब ये वाली जो इनको चलो डैश लिख देते हैं, है ना, यहां पर x डैश y डैश z डैश। अब किसी को भी कितना भी दो, है ना, तो यहां पर आ गया भाई 9 + 3 - 1 c 3 - 1। 9 चीजों को 3 लोगों में बांटने के तरीके इतने होंगे। ये कितना आ जाएगा आपके पास में बेटा, यह आ जाएगा सर 11 c 2, 11 × 10 / 2 55 आ जाएगा ये। ठीक है कि नहीं। तो कोई भी ऑप्शन यहां पर ठीक नहीं बैठता, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाना चाहिए फिर तो। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा देयर वर 2 वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन ए चेस टूर्नामेंट, एवरी पार्टिसिपेंट्स प्लेड 2 गेम्स विद अदर पार्टिसिपेंट्स। ऑलराइट, है ना, हर कोई आदमी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में 2-2 गेम खेलता है, हर एक के साथ खेलता है। द नंबर ऑफ गेम्स मेन प्लेड बिटवीन themselves proved to be exceed by 66 the number of games that men played with the women। तो भाई देखो, मान लेते हैं कि आपके पास में n तो है men और वुमेन कितनी है 2। ठीक है, चेस टूर्नामेंट है। अब आदमी लोग आपस में कितने गेम खेलेंगे, तो हमने एक प्रॉब्लम की होती है जिसमें हैंडशेक की हम बात करते हैं। हैंडशेक कितनी बार होता है, हैंडशेक होता है सर n लोगों में nc 2 टाइम्स। कोई भी 2 जन आके एक हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक को ऐसा मान लो कि गेम खेल रहे हैं वो, तो कोई भी 2 मैन आएंगे और गेम खेलेंगे nc 2 तरीके से, लेकिन ये 2-2 गेम खेलेंगे, मतलब ये 2 बार हाथ मिलाएंगे ऐसा समझें, तो मल्टीप्लाइड विद 2, तो इतने गेम तो आदमी लोगों ने अपने साथ ही खेले। इसमें ये क्या है, ये 66 ज्यादा है किससे, जितना आदमी लोगों ने औरतों के साथ गेम खेले। द नंबर ऑफ गेम्स विच मैन प्लेड विद विमेन, तो विमेन ने कितने गेम खेले होंगे भाई, देखिए एक औरत n आदमियों के साथ गेम करती है तो क्या होगा भाई
2n गेम यहां पर एक औरत ने n लोगों के साथ में, हर एक के साथ में 2-2 गेम अगर इसने खेले हैं तो टोटल 2n गेम एक वुमेन के हो गए। तो 2 वुमेन के कितने हो गए? मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि ये वाले गेम 66 ज्यादा थे इनसे। तो इस तरह का एक छोटा सा इक्वेशन ये बनेगा, n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 66 प्लस 4n यहां पर बना। आओ सोल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 66 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा n माइनस 11 और n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 तो n की वैल्यू हो नहीं सकती, n शुड बी 11। तो मैन कितने हुए? 11। तो आपसे पूछा क्या है? द नंबर ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स। तो टोटल कितने हुए भाई? टोटल हो गए n प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो 13 लोग आपके टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। ठीक है, टोटल इतने पार्टिसिपेंट्स आपके पास हैं। 17वें क्वेश्चन में कहा कि भाई कितने एक्सपोनेंट होंगे आपके पास में 3 के इन 100 फैक्टोरियल। तो यार 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। ठीक है भाई, 100/3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, 100/3 पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, और 100/3 पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। ये 81 होता है, फिर तो 200 से अधिक हो जाएगा तो 0 आने लगेंगे बाकी के फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 33। 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 27 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 81 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। सर यहाँ देखिए आपके पास में 44 प्लस 4 48 यहाँ पर बन जाना है, और 3 की पावर में क्या आने लगेगा? 48 आने लगेगा। अगले क्वेश्चन में कहा रमेश हैज 6 फ्रेंड्स एंड इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर देन 1 एट डिनर। भाई हो सकता है वो किसी एक फ्रेंड को बुलाए, है ना, या तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, 2 चॉइस है उसके लिए। तो एक को बुलाया ना, या फिर ना बुलाया, दूसरे को बुलाए ना बुलाए, तीसरे को बुलाए ना बुलाए, चौथे को, पांचवे को भी, छठे को भी। माइनस एक तरीका हटा देना जब उसने किसी को भी नहीं बुलाया हो। तो भाई बता दो यार ये कितना होता है? 2 पावर 6 64 होता है गुरुजी। -1 करेंगे तो 63 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कम से कम किसी एक को तो बुलाना ही है ना, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया भाई? 63 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स with the help of the word integer। M1 तरह के जो वर्ड हैं उनकी क्या खासियत है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें I और N आर नेवर टुगेदर। ये I और N है ना, ये एक साथ नहीं होने चाहिए। तो M1 कितने होंगे भाई? I और N एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जो एक साथ नहीं होते वो गैप्स में डाले जाते हैं। तो हमने TEGER इसके पहले परमुटेशन बना देंगे। कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 ये एक जैसे हैं। इनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट होंगे यार? सर गैप्स तो इनके बीच में 6 हो गए। तो 6 में से कोई भी खाली स्थान पकड़ के उनमें से 2 फैक्टोरियल तरीके से I और N को बिठा दो भाई। ये तो हो गया मेरे पास में M1। और M2 क्या है? M2 है सर, पढ़ो भाई, M2 इज द नंबर ऑफ वर्ड्स विच बिगिन विद I एंड एंड विद R। I से चालू होता है, R पे खत्म होता है। तो ये बीच के जो NTEGE इनको जमाना है। NTEGE में NTEGE को जमाना है। तो यार बताओ कितने तरह से जमा सकते हैं? 5 हैं सर, ये 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इतने तरीके से जम जाएंगे। I और R की पोजीशन तो फिक्स कर दी, पहले और अंतिम स्थान पे आएंगे। तो इन दोनों का ही डिवीजन हमसे मांगा है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया भाई। 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 गुणा 5 30 आ जाना चाहिए। ऑप्शन किधर है? ये रहा, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा कि एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, 5 लोग खड़े हो रहे हैं लेकिन 3 ही जीतेंगे, उनमें से 3 को जीतना है। एंड द इलेक्टर मे वोट for any number of candidates not greater than the number of candidates to be elected। जैसे मैं वोट देने जा रहा हूं तो मुझे पता है कि 3 लोगों को जिताना है, 3 लोगों को इलेक्ट करवाना है, और 5 कैंडिडेट मेरे सामने है। तो मैं चाहूं जितनों को वोट दे सकता हूं, लेकिन मैं अधिकतम 3 ही वोट दे पाऊंगा। या तो मैं किसी एक को, किसी 2 को, या फिर किसी 3 को वोट कर सकता हूं। तो 5 में से बताइए यार, 5 में से या तो मैं
1 को वोट करके आ जाऊं, या 5 में से 2 को वोट कर दूं, या फिर 5 में से मैं 3 को वोट कर दूं। ये मेरे पास तरीके होंगे। 5 + 10 + 10 टोटल 25 तरीके होंगे भैया, ठीक है नहीं, ये आ जाएगा आंसर। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन इलेक्टर में वोट, 25 तरीके से मैं वोट कर सकता हूं, या तो मैं 1 को वोट करूं, या 2 को, या 3 को। अगला हमारे पास में क्या है, द परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। भाई मिसिसिपी में हमारे पास में एक तो एम है, आई एस एस, फिर से आई, फिर से एस एस, फिर पी पी, है ना, आई आई, है ना, डबल पी से पहले एक आई है, फिर उसके बाद एक आई है। तो 4 4 8 और 2 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कितने बनेंगे भाई इनके परम्यूटेशन? 11 लोग हैं, 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, और 2 एक जैसे हैं। तो भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, और ऑप्शन आपके पास में ये आ जाता है 3 4 6 5 0, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में आ जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस है ना। कुछ कैलकुलेशन ही करवाना, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा कि टोटल नंबर वो वेज कितने होंगे, जिनमें से 6 तो प्लस के साइन है और 4 जो है आपके पास में नेगेटिव साइन है। इनको अरेंज करना है एक लाइन में सच दैट कोई भी 2 नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो 6 प्लस साइन है ना, प्लस 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 प्लस, 1 2 3 4 5 6। अब इनको तो जमाने का एक ही तरीका है, सब एक जैसे हैं। अब इनके बीच में गैप कितने क्रिएट हो गए? गैप 7 हो गए। हम गैप्स में क्यों डाल रहे हैं भाई? जिनको अलग अलग करना है उनको गैप में ही डालते हैं, चाहे वो कैसी भी चीजें हों। तो आपने यहां पर क्या हुआ कि भाई गैप कितने हैं मेरे पास में? 6 चीजें तो हमने ये जमाई ना, तो गैप क्रिएट हो गए 7। 7 में से आपको 4 गैप चुनने हैं, बस बात खत्म। और उनमें माइनस 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 को डालने का तरीका एक ही होगा, है ना भाई, वापस में परम्यूट तो करेंगे नहीं। तो आपके पास में 7C3 कैलकुलेट कर लो यार। 7 6 5 1 2 3, 6 से 6 कट गया, 7 5 35, हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना चाहिए भैया। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, नंबर 23। देखिए भाई हमारे पास में 40C31। आप यार जे की वैल्यू डालना स्टार्ट करो। यहाँ पे जे 0 डालोगे ना तो 40C10 मिलेगा, 41C11 मिलेगा, 42C12 मिलेगा, और इस तरह से जब मैं वैल्यू डालूंगा इसकी 9 तो 49C19 और फिर 50C20 ये मिलना चाहिए मेरे पास। अब देखो इसको आप क्या लिखो, इसको आप लिखो सर 40C9। 40C9 में 40C10 ऐड होके क्या देगा आपको? 41C10। 41C10 में 41C11 ऐड होके क्या देगा? 41C11। तो यार इस तरह से यहां पर ये क्या ऐड होना चाहिए सर? ये सब कुछ ऐड होके ये आपको आएंगे 49C18 बन के आएगा, और ये जब इसके साथ ऐड होगा तो ये आपको देगा भाई 50C19। अब 50C19 में जब आप बेटा इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 51C20 ये आएगा आपके पास, 51C20। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाना है। तो यार जो आपको सीट दी गई उसको आप अच्छे से करें। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर का मेथड आपका अलग है तो जरूर आप उसे कमेंट्स में लिखें, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी अप्रोच अलग रही हो, तो मैं जरूर देखना चाहूँगा आप लोगों के आंसर्स भी। तो आप प्लीज़ अगर किसी क्वेश्चन का मेथड आपका डिफर करता है तो जरूर उसे कमेंट्स में लिखें। टेक केयर, गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का डीपीपी कर लिया आप लोगों ने? डीपीपी 12th। तो देखो जहां पर भी प्रॉब्लम्स आई है ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और चेक करो और सबके फुल मार्क्स आने चाहिए, मीन सबके सारे आंसर सही होने चाहिए। और कोई भी अगर गलत हुआ है तो उसको देखो, समझो और नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट मत करो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट डीपीपी 12। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट बफर सॉल्यूशन विच इज करेक्ट। देखो आज ही तो हमने पढ़ा बफर सॉल्यूशन, बोल रहे हैं बफर सॉल्यूशन के लिए क्या करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है इट कंटेन्स अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस।
मैंने बताया था आपको कि बफर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट है ये इनर्ट है, तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूं मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये बफर की तरह एक्ट करेगा। ये आयन कॉमन होना चाहिए बस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट कंटेन्स अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये बिल्कुल सही है। सो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंटेन्स अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये बात भी तो बेटा सही है। वीक बेस इज NH4OH और उसका कॉन्जुगेट एसिड मैंने ले लिया NH4 पॉजिटिव, इसका मिक्सचर भी तो बफर की तरह एक्ट करेगा, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं इट शोज वेरी लिटिल चेंज इन pH ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि pH चेंज नहीं होता है, इट रेसिस्ट द चेंज इन pH चेंज होता है बट वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते उतना ना होके उससे बहुत ही कम चेंज होता है। तो इसने यही लिखा इट शोज वेरी लिटिल चेंज इन pH ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो ये भी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर, ये तो सिंगल करेक्ट चॉइस है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, a certain buffer solution contains equal concentration of X negative and HX. The Kb for X negative is 10 to the power of -10. The pH of the buffer, यार ये बफर है, देखो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बफर है। बफर का pH निकालने के लिए हम हेंडरसन्स इक्वेशन यूज करते हैं। मैं लगाती हूँ हेंडरसन्स इक्वेशन, pH is equals to pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब जो भी कॉन्जुगेट है, बाय एसिड। यही लगाओगे ना बेटा। अब आप मुझे बताओ pH आपको फाइंड आउट करना है, pKa HX का दिया है क्या? नहीं, HX का pKa नहीं दिया, मगर Kb ऑफ X नेगेटिव दिया हुआ है। आपको ये बात मालूम है ना कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, दिस इज ओनली ट्रू फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, Ka into Kb is equals to 1 into 10 raised to the power of -14। ये बात हमें मालूम है ना कि फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर Ka into Kb is equals to 1 into 10 power -14। तो मुझे अगर Kb दिया है तो मैं Ka निकाल लूंगी, वो कितना आ जाएगा 1 into 10 power of -14 बाय, आप Kb से डिवाइड करोगे, Kb कितना दिया 10 power of -10, तो ये आ जाएगा 1 into 10 power of -4। Ka आ गया तो आप इससे pKa निकाल लोगे, pKa is नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, दैट इज 1 into 10 power of -4, और ये आ जाएगा मेरे पास 4, तो pKa आ गया मेरे पास 4, यहां पे पुट अप कर देते हैं, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, मगर ये बोल रहा है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। अरे इक्वल है तो ये जो X नेगेटिव और HX है, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0, तो pH आपके पास कितना आ जाएगा 4। सो द करेक्ट आंसर इज A। होप दिस इज क्लियर। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बोला है बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर NH4OH having pKb of 5 has pH of, बेटा यहां पर क्या है, वीक बेस और इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका pH हम कैसे निकालते थे, विथ हेंडरसन्स इक्वेशन, POH is equals to pKb plus log of concentration of salt by base, मालूम है ना सबको। तो चलो फिर फटाफट निकालते हैं इसे। देखो POH के से क्या दिया है, POH, मुझे तो pH निकालना है, मैं POH निकाल लेती हूँ, 14 में से माइनस कर दूंगी। pKb दिया है क्या, यस 5 दिया हुआ है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, देखो 0.01, और बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1, समझ रहे हो ना, ये कितना आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा
log 1 into 10 power of -1 आ जाएगा ना, that is -1. तो 5 minus 1 is 4. तो POH आपके पास 4 आया है, तो pH कितना आएगा? 14 minus POH and that is equals to 10. So correct answer is B. Clear? सबको clear है? चलो आगे मूव करते हैं. Question 4. A precipitate is formed when? आज ही मैंने आपको solubility और solubility product बताया था, और मैंने बताया था ये 3 कंडीशन कि अगर आयनिक प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP के बराबर, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहां पर सैचुरेशन आ जाता है, मतलब द रेट विद विच द सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू आयंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट विद विच आयंस आर अगेन फॉर्मिंग द सॉल्ट, है ना. रेट बिल्कुल बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है. अगर आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? लेस देन KSP होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि अभी और सॉल्ट आयंस में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. और अगर आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रेटर देन KSP, तो आपने क्या देखा था? ये क्या होता है सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड मींस प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आ जाती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग जाता है इसमें. क्लियर है कि नहीं? प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है. इसने यही बोला है कि प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है? तो द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी. होप दिस इज क्लियर. आगे मूव करें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Solubility product of A to B is 4 into 10 power minus 9. Its solubility is. ये तो हमने देखा ना, देखो A to B कैसे डिसोसिएट होगा? 2A पॉजिटिव प्लस B 2 नेगेटिव, है ना बेटा. अब आप मुझे बताओ, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी हम S मान लेते हैं, तो ये होगा 2S, ये होगा S. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? KSP is concentration of A positive square and concentration of B2 negative. जब मैं यहाँ पे पुट अप करूंगी तो 2S स्क्वायर, ये आपको डायरेक्टली 4S क्यूब बताया मैंने, है ना. बट आप इसे देखो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे देखो 4S क्यूब इज इक्वल्स टू कितना दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? 4 into 10 power of minus 9 दिया है. ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया. सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी? रूट, ये जो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1 into 10 power of minus 9 is equals to solubility S, है ना बेटा. ये क्या आ जाएगा? इसको -3 raised to the power 3 लिख सकते हो. ये 1/3 है, कैंसिल हो जाएगा, 10 power -3 आ जाएगा बाहर. तो सॉल्युबिलिटी आपके पास कितनी आ गई? 1 into 10 power of -3. देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है. ये क्वेश्चंस एकदम आराम से करो, सारी चीज मैंने आपको क्लास में बताई है. नेक्स्ट देखो, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BSO4 इज. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिर वही BSO4 का दिया हुआ है, आपसे इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो आप कैसे निकालोगे? KSP इज, ये कैसे डिसोसिएट होगा? Ba + 2 and SO4 2 नेगेटिव, मतलब दो, अगर सॉल्युबिलिटी S ले लोगे तो ये S स्क्वायर आ जाएगा. अब KSP कितना दिया है? 1.5 into 10 power of minus 9 इज इक्वल टू S स्क्वायर. यही दिया है ना, आपसे सॉल्युबिलिटी पूछा है. आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे? इसे लिख दो 15 into 10 power of minus 10. यार इसको इवन पावर में ले आते हैं जिससे कि स्क्वायर रूट लेना मेरे लिए इजी हो, ठीक है. मैंने इसे क्या लिख दिया? 15 into 10 power minus 10. अरे 10 power of minus 10 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? -5. तो देखो 15 का स्क्वायर रूट मैं क्या बोलूंगी? रूट 16 मुझे मालूम है 4 होता है, तो ये 4 से क्या होगा? रूट ऑफ 16 4 होता है, तो ये 4 से थोड़ा सा कम होगा. कुछ ऑप्शन ही देख लेती हूँ. 3.9 दिए हुए हैं, ठीक है. 3.9 into 10 power of -5. देखो कौन सा ऑप्शन है? ये तो -9 है, ये -5. ऑप्शन डी. क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 is obtained when equal volume of the following is mixed.
देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि CF2 का प्रेसिपिटेट कब मिलेगा, तो आप बोलोगे जब आयनिक प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन KSP हो। KSP मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ और उसे KSP से कंपेयर करती हूँ। जब ये बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम दोनों के मिक्स किए हैं, तो मैंने मान लिया कि ये जो आपने Ca+2 जो है उसका वॉल्यूम V था और जो F नेगेटिव आपने ऐड किया उसका भी वॉल्यूम V था। ठीक है, तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 क्या होगी, पहले आप निकालोगे मोल्स ऑफ Ca+2, तो मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, मोलारिटी 10⁻⁴ ऑप्शन देख रही हूं, 10⁻⁻⁴ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम करना मत भूलना, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो यहां पर देखो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स ऐड किए, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 2V हो गया। ये आ गया कंसंट्रेशन Ca+2 का। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव कितना आ जाएगा, मोलारिटी एंड इनटू वॉल्यूम बाय 2V। अब मैं बार बार ये 2V नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली कंसंट्रेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि V तो कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो मैं आयनिक प्रोडक्ट पहले चेक करूं इसका, आयनिक प्रोडक्ट में निकालती हूं, देखो जरा पहले वाले का, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 10⁻⁻⁴ बाय 2 एंड F नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन होगा उसका स्क्वायर करना है, तो वो कितना है 10⁻⁻⁴ बाय 2 और इसका स्क्वायर करो, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ बाय 2 एंड 10⁻⁻8 बाय 4। बेटा ये 10⁻⁻12 बाय कितना आ गया 8, तो 1.25 एंड इंटू 10⁻⁻11 समथिंग आ जाएगा। KSP से क्या है, ये कम है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता। अब ऐसे ही आप सबको चेक करो, सबको चेक करोगे तो आप देखो ऑप्शन बी, यहाँ बी को मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं 10⁻⁻2 बाय 2 एंड 10⁻⁻3 बाय 2 और इसका स्क्वायर, है ना, यही करोगे। अब आप मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁻6 एंड -2 दैट इज -8 बाय 8। इसे 10⁻⁻9 लिखा और इसे लिख दिया 10 बाय 8 दैट इज 1.25। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेते हो ना, तो 1.25 इंटू 10⁻⁹, ये देखो ये आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ गया, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। होप दिस इज क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट वन, solubility product of AlOH whole thrice and ZnOH whole twice are given, ठीक है। If equal moles of Al+3 and Zn+2 ions are present in a solution, एक solution है उसमें Al+3 and Zn+2 दोनों के equal moles present हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं which one will be precipitated first on addition of NH4OH। आप ऐसा समझो एक सॉल्यूशन है उसमें Al+3 और Zn+2 के इक्वल मोल्स प्रेजेंट हैं, आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, NH4OH। NH4OH आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या कर रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम से भी कंबाइन होंगे और जिंक से भी कंबाइन होंगे। तो बोल रहे किसका पहले प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो मैं बोलूंगी कि यार प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन किससे ज्यादा होना चाहिए, KSP से। मुझे दोनों का KSP दिया है, तो मैं ऐसा देख लेती हूं कि सैचुरेशन के लिए मुझे हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब सैचुरेशन आने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि NH4OH से हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा ना, तो वो कितना रिक्वायर्ड है। और जिंक को प्रेसिपिटेट होने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कितना रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा, और जिसके लिए कम OH नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होगा वो ऐड करते ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब देखो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करते हैं। यहां पर मैं बोलूंगी कि देखो आयनिक प्रोडक्ट जो भी है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं पहले सैचुरेशन की कंडीशन निकालती हूँ। एल्यूमिनियम का आयनिक प्रोडक्ट कितना दिया, 8.5 इंटू 10⁻⁻23, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट, तभी प्रेसिपिटेट होगा। तो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3 into concentration of OH negative cube,
तो बेटा देखो ये तो दोनों के लिए सेम है ना, इसका इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखिए 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहां पर Zn+2 आयंस का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो दोनों के लिए मैं हाइड्रोक्साइड निकाल लेती हूं, समझ रहे हो? तो इसके लिए निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं सेम मान लेती हूँ Al+3 और Zn+2 को, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8.5 इंटू 10⁻⁻23। जरा मैं देखो इसको प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड आयन इसको मैं लिख देती हूँ 85 इंटू 10⁻⁻24, ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है? क्यूब रूट ले रही हूं, क्यूब रूट ले रही हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻8 बाहर आ जाएगा। इस केस में जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी, देखो Zn+2 तो सेम है दोनों के लिए, तो इसमें स्क्वायर रूट लूंगी तो ये 10⁻⁻2 बाहर आएगा, और रूट ऑफ 18 1.4 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, वो जो भी है, मतलब इसके लिए देखो 10⁻�2 अबाउट, मैं पूरा कैलकुलेट भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना पूछी है, तो मैं ये बोलूंगी इसमें मुझे 10⁻2 रेंज में हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए और इसमें 10⁻⁻8, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मुझे हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम चाहिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए, इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जिंक हाइड्रोक्साइड बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोला है विच वन विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट ऑन एडिशन ऑफ NH4OH, तो वो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। In which of the following solvents will AgBr have highest solubility? बोल रहे AgBr की solubility highest किस में होगी? अगर मैं पानी में AgBr को डाल देती हूँ, देखो जरा ध्यान से, AgBr को मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो ये बना Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, इसकी कुछ solubility है, ठीक है, S, इसने प्योर वाटर में बोला है तो मैंने प्योर वाटर में इसकी solubility S मान ली। जब मैंने NaBr में डाला तो NaBr तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरा 100% डिसोसिएट होगा, तो बेटा 100% डिसोसिएट होगा तो Br नेगेटिव आयन तो कॉमन है, और हम ये बोलते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। ली चैटर्स प्रिंसिपल लगाओ, Br नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्लास में भी पढ़ लिया आज हमने, तो इधर सॉल्युबिलिटी कम हो गई, यहां भी कॉमन आयन है, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अच्छा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में एमोनिया है, और देखो ये जो आपका Ag पॉजिटिव है ना, देखो ये इस तरह से डिसोसिएट तो हुआ, मगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या करेगा, एमोनिया से कंबाइन हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो जब भी कोई आयन, जो जिसकी भी आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो, उसका आयन अगर फर्दर कहीं कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये कंटिन्यूअसली यूज होता जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो whenever one of the ion is able to form complex with the solvent, then solubility increases, तो solubility यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो पूछा highest solubility किस में है, तो हम बोलेंगे ammonium hydroxide। Correct answer is B. Hope this is clear. Next one. Amongst the following hydroxide, the one which has the lowest value of KSP at ordinary temperature. देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा S ब्लॉक से रिलेटेड है, S ब्लॉक से रिलेटेड है। आप देखते हो ना कि हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे वेरी करती है, तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं जो बोल रही हूँ ध्यान समझो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं, उसमें जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो सॉल्युबिलिटी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स की डिक्रीज होती है। Solubility of most of the alkaline earth metal salts decreases on moving down the group, except hydroxides and fluorides. ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोक्साइड्स और फ्लोराइड्स को छोड़ दो तो सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही तो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज हो रही है, तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा KSP की वैल्यू है ना। ये पूछ रहा है लोएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है, तो सबसे ऊपर तो बेरिलियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम देन कैल्शियम बेरियम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
इसकी सॉलिबिलिटी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पूछा कि विच सॉलिबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मिनिमम होगा, तो इसका KSP सबसे कम होगा। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 11, at 298 Kelvin the solubility product of PbCl2 is 1 into 10 power minus 6. What will be the solubility of PbCl2 in moles per liter? देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया। यहाँ देखो, आपको बोला है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है KSP, और PbCl2 को आप क्या लिखोगे, 4s क्यूब आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये 4s क्यूब आ गया। KSP कितना दिया था आपको, 1 into 10 power of minus 6 is equals to 4s क्यूब। आप इसे लिखो 10 power of minus 6 by 4 s क्यूब। 1 by 4 को आप क्या लिख दोगे, 0.25 into 10 power of minus 6, 10 power of minus 6 is equals to s क्यूब। देखो ऑप्शंस हैं, तो मैं बहुत ही फाइन तरीके से वो क्यूब रूट नहीं निकालूंगी, मैं फटाफट हिट एंड ट्रायल से कर लूंगी। मुझे एस क्यूब चाहिए था, मतलब मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मैं इसको 10⁻⁻9 कर देती हूँ। मुझे मालूम है मैं उसका क्यूब रूट आराम से निकाल लूंगी -3। तो जब मैंने इसको 10⁻⁻9 किया, तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 250 हो जाएगा। और अब मैं इसका क्यूब रूट ले लेती हूँ, क्यूब रूट लूंगी तो 10⁻- क्या हो जाएगा, -3 और 250। अब देखो 250 का क्यूब रूट अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यार, ये तो आती, इतनी तो मैथ्स आती है, बट हम क्यों निकालेंगे। मुझे मालूम है क्यूब रूट ऑफ 125 5 होता है, ये 250 है, थोड़ा सा ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा है, और इंटू 10⁻³ मुझे पता चल गया। तो जरा देखो कौन सा हो जाएगा आंसर, ए 6.3 इंटू 10⁻³ मुझे तो ऑप्शन से ही मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻³ सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 12, a certain weak acid has a dissociation constant of 1 into 10⁻⁴। ठीक है, the equilibrium constant for its reaction with a strong base। यार देखो, अभी मैंने ये बात बताई थी आपको कि दोनों अगर एसिड और बेस कॉन्जुगेट होते हैं तो Ka इंटू Kb इज 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, आपको Kb बताना है, तो आप क्या करोगे, 1 इंटू 10⁻14 बाई Ka कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, निकल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। कोई डाउट नहीं ना। क्वेश्चन 13, इन विच केस चेंज इन pH इज मैक्सिमम। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना इस तरीके का, जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन हो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना। बोल रहे किसमें pH चेंज मैक्सिमम होगा, इसमें क्या किया है, आप अभी कैलकुलेशन करना बाद में, पहले आप देखो pH2 मतलब एसिड में आपने पानी डाला है, डाइल्यूटेड 200 ml एसिड में पानी डाला, pH चेंज हुआ होगा, कोई बात नहीं, pH तो बड़ा ही होगा, ठीक है। वो पूछा किसमें मैक्सिमम हुआ, मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखती हूँ। इधर पर बेस था और इसमें क्या किया, बेस ही ऐड किया, तो pH तो चेंज हुआ होगा, मगर बेस ही ऐड किया है तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 900 ml ऑफ एसिड, अगेन डाइल्यूशन का केस, pH को चेंज हुआ होगा। यहाँ पर 100 ml pH ऑफ 2 मतलब एसिड, और उसे मिक्स किया हमने किसमें, बेस में, तो बेटा एसिड और बेस को मिक्स किया है तो pH बहुत ज्यादा चेंज हुआ होगा, ड्रास्टिकली चेंज हुआ होगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट कर गए होंगे, और फिर जो बचा हुआ एसिड या बेस होगा उससे pH निकालोगे, तो pH चेंज मैक्सिमम किस में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेशन करनी आपको आती है, और वो जो कैलकुलेशन है वो वैसा सिंगल क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इसमें इतना डाइल्यूशन किया है तो pH कितना हो जाएगा, तो हमें टाइम नहीं लगता। इसमें तो हम सबको चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको थोड़ा स्मार्टली करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि कहां पर pH चेंज होगा, तो एसिड और बेस को मिक्स किया तो यहाँ pH बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज मैक्सिमम व्हेन। बफर कैपेसिटी क्या होता है, हम ये बोलते हैं अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स बफर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट मुझे बफर को
बफर का पीएच चेंज करने के लिए जितना एसिड या बेस डालना पड़ता है उसी को उसकी बफर कैपेसिटी बोलते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब अगर कौन सा बफर है, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट का बफर है, तो हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और अगर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट का बफर है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जब ये बराबर हो जाता है तब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो जरा हम निकालें पीएच, हेंडरसन इक्वेशन लगाती हूं, pH is equals to pKa plus log of concentration of salt by acid। तो मैं बोलूंगी बफर कैपेसिटी कम बोल रहे हैं कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है, तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो pH किसके बराबर हो जाए, pKa के बराबर हो जाए। या अगर ये बेसिक बफर है तो फिर क्या हो जाएगा, पीओएच किसके बराबर हो जाए, पीकेबी के बराबर हो जाए, क्योंकि सॉल्ट बाय बेस बराबर हो जाएगा, सॉल्ट एंड बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि पीएच इज इक्वल टू पीकेए, ये सही है, पीएच ओएच इज इक्वल टू पीकेबी, ये भी सही है। और हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, 100 ml of 0.02 molar benzoic acid is titrated। ऐसा टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया आपको। देखो बेंजोइक एसिड हम लेते हैं, ये देखो C6H5COH, बेंजोइक एसिड इज टाइट्रेटेड विद NaOH, हमने इसे NaOH के साथ ट्रीट कर लिया। और कितना था ये, 100 ml, 0.02 मोलर बेंजोइक एसिड, और इसको हमने टाइट्रेट किसके साथ किया, 0.02 मोलर एंड NaOH। वॉल्यूम नहीं दिया, टाइट्रेट कर रहे हैं अभी, है ना। pH आफ्टर 50 ml and 100 ml of NaOH have been added are। या जब आपने इसमें 50 ml NaOH ऐड किया, ध्यान समझना, आपने इसमें 50 ml NaOH ऐड किया, तो एक बात बताओ, इसके जो भी मिलीमोल्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं वैसे, 2 आ रहे हैं, है ना, तो इसके मिलीमोल्स इससे जस्ट आधे आ जाएंगे, एक कौन लिमिटिंग हो जाएगा, NaOH। तो आपके पास ये कितना बचेगा, 2 - 1, और यहां पे आपके पास सोडियम बेंजोएट बनेगा, और सोडियम बेंजोएट कितना बनेगा बेटा, वो भी 1। तो आपको दिख रहा है सॉल्ट एंड बेस, सॉल्ट एंड इट्स सॉल्ट एंड वीक एसिड इज सेम। तो pH किसके बराबर होगा, देखो जरा, हेंडरसन इक्वेशन, pKa और प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, दोनों बराबर दिख रहे हैं, वो तो 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो pKa के बराबर हो जाएगा। तो यहां देखो pKa की वैल्यू कितनी है, 4.2 है, तो जब आप 50 ml डालोगे तो pKa तो 4.2 आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, अब उसके बाद बोल रहे हैं 100 ml डाला, तब दो ऑप्शन में 4.2 है ना, तो अब 100 ml डाला, अरे 100 ml डालोगे तो दोनों के इक्विवेलेंस बराबर, दोनों रिएक्ट हो गए, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट कैसा बना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिख रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट pH 7 से ज्यादा होगा। मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आपको तो फॉर्मूला मालूम है यार कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस pH 7 से ज्यादा आएगा, दोनों टर्म्स प्लस होने हैं, 7 + हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ log C। आप चाहो तो निकालो, मगर मुझे एक ऑप्शन में ना 7 दे रखा है, तो pH इसका 7 तो नहीं आएगा, 7 से ज्यादा ही आएगा। तो दूसरे ऑप्शन में pH अच्छा 8.1 भी दे रखा है और 8.25 भी दे रखा है, तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर इसमें 8.25 वाला ऑप्शन नहीं होता और 8.1 दोनों सेम नहीं होते तो मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी। अब मैं निकाल लेती हूँ, तो मैं सॉल्ट का pH कैसे निकालूंगी, मैं बोलूंगी pH इज 7 + हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ log C। जहां गलती होती है वो देखो जरा सब लोग ध्यान से, गलती नहीं करना है आपको। कैसे निकालोगे, pH इज 7 + हाफ ऑफ pKa की वैल्यू तो 4.2 दी हुई है, एंड प्लस हाफ log C।
मैंने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन लेने में आप गलती कर देते हो। कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे लोगे? आपको मालूम है कि इसके मिलीमोल्स कितने हो गए थे? 2 मिलीमोल्स हुए थे, तो वो जो आपको सॉल्ट मिला है वो भी 2 मिलीमोल्स मिलेगा ना। 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल मिलेगा तो 2 मिलेगा। तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम नहीं भूलोगे आप। 100 प्लस बेस भी आपने 100 डाल दिया है, तो 200 ml। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई और अब आप इसे सॉल्व कर लो। कर लोगे? देखो 8.1 आ जाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? डीपीपी करते रहो, फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक मित्तल, आपका केमिस्ट्री टीचर। और बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं हमारे असाइनमेंट का डिस्कशन। ठीक है? सो आप लोगों को मैंने केमिकल बॉन्डिंग की क्लास ली थी, उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन की एक डीपीपी दी गई थी और आई होप आप सभी ने उसको सॉल्व किया होगा ईमानदारी से। अब उसके आंसर्स एंड सोल्यूशन अब आप चेक करेंगे। ठीक है? और जो भी डाउट्स आते हैं आप लोगों को, वो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था वीबीडी से, विच आर द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ओवरलैप पॉसिबल नहीं है? एज्यूमिंग जेड एक्सिस टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब 2py से पाई बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल सही है। 2py का साइड ऑन ओवरलैप से पाई बन सकता है। 2pz अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो उससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सही है। 2px से पाई बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हो गए 2px, इनके साइड ऑन ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बनेगा। एंड 1s एंड 2py से बोल रहा है पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि गलत है बेटा, इसलिए सिर्फ डी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों ने भी अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले पॉज कर करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर इसका सोल्यूशन देखिए, ज्यादा फायदा होगा आपको। सिर्फ वीडियोस देखने से ऐसा कोई बहुत फायदा नहीं हो। इफेक्टिव ओवरलैपिंग विल बी शोन बाय। इनमें से कौन सी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी? तो आपका दादा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव करेगा, ये भी नहीं कर सकता। ये नेगेटिव नेगेटिव कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, पॉजिटिव लोब के साथ करता है, नेगेटिव लोब नेगेटिव लोब के साथ। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन वेव की ये वेव फंक्शन का साइन रिप्रेजेंट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये तो बच्चा जानता है। p ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव साइडवेज ओवरलैपिंग, ये तो गलत ही यहीं पर हो गया। क्यों गलत? क्योंकि बेटा p ऑर्बिटल्स का सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है हेड ऑन ओवरलैप के साथ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। C3 4 का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों आप बनाओगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। 2 नेगेटिव चार्ज इसको दे दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 2 एक्स्ट्रा आ गए। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नेगेटिव चार्ज जब इसको दे दिया तो इस पे भी यहां 2 लोन पेयर आ गया। ये हो गया C3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये प्रैक्टिस से बनता है। अब इसमें क्या बोल रहा है? 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा हो गया और 2 पाई, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए फॉर अनीता ही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब भी क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, फॉल्स या इनकरेक्ट बोले तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, गोला लगा लीजिए, तो दैट गलती से भी आप सही पे ना लगा दे मार्क। ये अक्सर सबसे कॉमन मिस्टेक है। अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये ही इनकरेक्ट हो गया अपने आप में, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट VSEPR थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे अब, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे। विच इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ XeF4। तो बेटा XeF4 का अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो F F F एंड F, ये 4 बनाया मैंने। जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में, 4 ये हो गए, 5 6 7 8, तो मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, मतलब sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये आ गया जिनॉन, यहां आ गया फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। अब लोन पेयर कहां लगाएंगे? लोन पेयर आप कहीं भी लगा सकते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सब आइडेंटिकल पोजीशंस होती हैं,
ऑफ कोर्स अगर एक लोन पेयर आपने यहां लगाया है तो दूसरा उसके अपोजिट 180 डिग्री पे ही लगेगा, ये बात तो है। तो इसीलिए इसका शेप फाइनली क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर शेप। तो इसका हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैट्रिक्स मैच था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। XeF2 का आपको बताना सेंट्रल एटम इज दिस हाइब्रिडाइजेशन, बेंड ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बताना है। तो बेटा ज्योमेट्री एंड शेप आपको बताया था इंटर यूजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपको उसका ध्यान रखना, अगर ज्योमेट्री और शेप कैटेगरिकली अलग अलग बोला है तो बाय डिफॉल्ट आप किसको प्रेफरेंस देंगे, शेप को आप एक्चुअल शेप मानेंगे, ज्योमेट्री हम आइडियल उसको बोलते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है। तो XeF2 में देखते हैं। XeF2 में बच्चों ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो 5 इसका स्टेरिक नंबर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp3d। और शेप क्या आएगा देखिए जरा, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर मतलब क्या हो गया, लीनियर शेप हो गया इसका, ठीक। अब N3 माइनस, तो N3 माइनस क्या होगा बेटा, देखिए N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक। इस पे आ गया एक लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे, 1 2 3 4, और माइनस इसी को दे देते हैं, तो ये हो गया 2 लोन पेयर इधर आ गए, फिर इसमें एक, ये 2 लोन पेयर इस पे आ गए। तो कुल मिला के ये जो सेंट्रल एटम वाला नाइट्रोजन है इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है ना, 2 + 1 3, अरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और शेप हो गया इसका वी शेप या बेंट या एंगुलर, ठीक। अब देखते जाते हैं कहां किसके साथ कौन मैच कर रहा है। देन इसके बाद, ठीक है, यहां पर इसका 5 होना है ना, 1 2 3 और 4 5, ठीक, सही। देन PCl6 माइनस, PCl6 माइनस, PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl6 माइनस होता है एनायन, तो PCl6 माइनस में बच्चों इसमें आएगा 6 सिग्मा बॉन्ड और बस 0 लोन पेयर बेसिकली, तो sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल इसका शेप आ जाएगा। देन ICl2 प्लस, ICl2 में आयोडीन इस सेंट्रल एटम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर प्लस साइन के कारण 6 हो जाएंगे, 6 में से 2 क्लोरीन हो गए, तो 2 लोन पेयर बच गए, एक तो 1 2 3 4, 2 + 2, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी शेप या बेंट आ गया ये। अब यहां पर आप लोग मैच करा लीजिए, और मैच कराएंगे आप तो फाइनली आपको ऑप्शन डी इसका सही आंसर मिल जाएगा। एक मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग IO2F2। तो IO2F2 का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, जिससे आपका काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर तो आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सेशन सिर्फ हिंट देने के लिए ही दिए जाते हैं, खैर हम लोग काफी हद तक बता ही देते हैं पूरा। IO2F2 माइनस है तो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर भी आ गया, तो अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया 7। तो कितनी सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। एक sp3d में एक लोन पेयर है, मतलब शेप बेटा क्या हो जाएगा इसका, सीसॉ शेप हो जाएगा, जो कि SF4 का भी होता है, SF4 का भी कैसे होता है सर, SF4 का सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से बच्चों 1 2 3 और 4, एक लोन पेयर आ गया, इसके में भी 4 + 1 का केस आ रहा है 5, sp3d सीसॉ शेप, इसीलिए इसमें ANC दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर द अंडरलाइन एलिमेंट। आपको बताना है किस रिएक्शन में इनमें से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया रिएक्शन के बाद। तो BF3 में BF4 माइनस में, तो इसमें 3 पहले sp2 था इसका, और sp2 के बाद ये sp3 हो गया, ठीक है, चेंज, तो यही हो गया आंसर, बस और क्या, खत्म, ए इज द आंसर। अमोनिया में NH3 में 3 + 1 का केस होता है, ये ऑलरेडी sp3 होता है, ये भी sp3 है, ठीक है। यहां पर SO2 में बेटा ये sp2 होता है, ये भी sp2 है, ठीक। H2O में ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें आपका अंडरलाइन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, आंसर ए फॉर अनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। तो सभी के स्ट्रक्चर बनाना है आपको, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेसिकली नंबर्स काउंट करने और इक्वल करना कि भाई किसमें इक्वल नहीं है। H2O,
H2O में बच्चों देखिए ये, तो इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। बोल रहा है नॉट इक्वल, ध्यान से देख लेना। I3 माइनस, तो I3 माइनस का बच्चों ये शेप होगा। माइनस चार्ज आप बीच वाले सेंट्रल एटम को दे दो, जनरली प्लस माइनस अब हम सेंट्रल को दे देते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 तो थे ही पहले से, एक माइनस 7 के कारण 8 हो गए, तो 2 ये रहे, तो 3 लोन पेयर आ जाएगा, ये 3 लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यार ये पूछा नहीं था आपसे, क्या पूछा था? इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। 3 लोन पेयर है और इस पे कितने बॉन्ड पेयर है? 2 ही बॉन्ड पेयर है, तो इसीलिए इसका आंसर बच्चों बी फॉर बबीता। ठीक, ऐसे ही चेक कर लेना आप O2F2 में। O2F2 का भी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, इस प्रकार से O2F2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। 4 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। SCl2 का भी स्ट्रक्चर बता देता हूं, यहां पर आ गया क्लोरीन, क्लोरीन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसीलिए ये भी आंसर नहीं है। आपको नॉट इक्वल पूछा था तो आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बबीता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Which of following species given below have shape similar to XeOF4? तो XeOF4 का शेप देखें पहले तो, Xe डबल बॉन्ड O F F F एंड F, तो टोटल जेनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 यहां हो गए, सॉरी 2 हुए, 2 3 4 5 6, तो एक लोन पेयर, तो मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 6 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। शेप बच्चों आ जाएगा इसका स्क्वायर पिरामिडल। अब आपको मैच करना है इनमें से, गिवन हैव सेम शेप एज दैट ऑफ XeOF4। XeO3 को निकालते हैं, तो Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 और इसका बच्चों शेप आएगा पिरामिडल। सिर्फ पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं या पिरामिडल, इसका जबकि स्क्वायर पिरामिडल है। IOF4 प्लस, आयोडीन में प्लस लगा दो तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 में से 4 फ्लोरीन लग गए, 1 2 3 और 4 और एक डबल बॉन्ड O, तो बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसके पास, यहां पर प्लस चार्ज है, तो 5 मतलब sp3d। TBP इसका शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। PCl5 ऑफ कोर्स sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका शेप। XeF5 प्लस, तो Xe 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से एक प्लस हो गया तो 7 बच गया, 7 बच गया बच्चे, तो 5 तो फ्लोरीन लगा दो आप, 3 4 5 और 7 में एक ही लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप। सॉरी ये स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, sp3d में एक लोन पेयर आ रहा है, तो ये सीसॉ होगा, ठीक है, सीसॉ शेप होगी, ठीक है, और ये भी क्या आ रहा है यहां, सीसॉ शेप हो गया, इसलिए बच्चों इसका आंसर है डी, एक ऑप्शन डी फॉर डॉली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2C3 सिंगल बॉन्ड, C2C3 के बीच वाली सिंगल बॉन्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है? तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3 वाले का sp हो गया सिर्फ, बिकॉज 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और इस वाले का क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ये हाइड्रोजन भी क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड से, तो 1 2 3, तो इसका है sp2, तो sp बेसिकली 2 से 3 में देखना था, इसीलिए sp2sp आंसर आएगा। ध्यान से देखना, 2 से 3, C2C3 पूछा है इसीलिए आंसर sp2sp, C3C2 पूछता तो आंसर C होता, बट C2C3 पूछा है इसलिए आंसर बी फॉर बबीता। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती, इसलिए मिस्टेक हो जाती। देखिए देन, स्पेसिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज रिस्पेक्टिवली। इन सभी में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है सेंट्रल एटम का। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को क्लास में मैंने कराए हुए हैं, क्लास का लेक्चर देखिए और उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। ऑप्शन ए फॉर अनीता इसका राइट आंसर। इन पेंट 3 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन बना देता हूं आपको हिंट के लिए, मेरे ख्याल से काफी रहेगा। 1 आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और दूसरे नंबर पे 3 नंबर पे 1 2 3 4 5 3 इन 2 आइन, ये बन गया। अब इसमें आपको पूछा है द टर्मिनल, टर्मिनल मतलब किनारे वाले, टर्मिनल कार्बन एटम्स हैव द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले का बेटा क्या है, sp, इस वाले का क्या है, sp3 है। बेसिकली sp एंड sp3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख रहे हो 15-15 सेकंड में, मतलब मैं समझा भी दे रहा हूं आपको 15-20 सेकंड के अंदर और कर भी दे रहा हूं क्वेश्चन। तो
तो आप लोगों के भी ये सारे क्वेश्चन खटाखट सॉल्व होंगे, सब 10-10 सेकंड के क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री आप देखोगे तो सुपर डुपर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बहुत कम मेहनत है, बहुत ज्यादा नंबर आपके आ जाते हैं इसमें। चलिए, अब ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें आपको ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करना है। और देखिए XeF7 प्लस, XeF7 प्लस में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 8 में से एक प्लस के कारण, तो 7 सिग्मा बॉन्ड है। तो 7 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d3। एक सही है ये स्टेटमेंट। PCl4 प्लस है sp3d। PCl4 प्लस में बेटा 4 तो क्लोरीन लग गए, 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे होते थे, बट प्लस के कारण 4 ही रह गए, एक चला गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा sp3। तो पहला स्टेटमेंट है ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्स। तो ट्रू के बाद फॉल्स कहाँ कहाँ आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो तीसरा निकालना पड़ेगा। SF6 है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, हमारा ऑप्शन सी फॉर चंपा में मैच है, इसलिए इसका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। BF3 में F माइनस जुड़ के ये बना, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन BF3 एंड BF4 माइनस। तो यहां पर बच्चों BF3 में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आप, sp2 आएगा, BF4 माइनस में निकालेंगे sp3 आएगा। तो आंसर sp2, sp3 विच इज गिवन एज इन ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पे कंपैरिजन, सब तरह के क्वेश्चंस आपके डीपीपी में डालता हूं, जिससे हर तरह की एक हेट्रोजिनस प्रैक्टिस हो जाए आप लोग। ठीक है, देखिए हर अलग अलग टॉपिक वाइज टॉपिक हेडिंग डाल के अलग अलग क्वेश्चन डाले। द ONO एंगल इज मैक्सिमम इन। तो बच्चों आपको एंगल निकालना बताया मैंने, कैसे बताया कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो सबसे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एंड यू विल फाइंड कि सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम एंगल जो कि मैक्सिमम आएगा आपका NO2 प्लस में। एक, और यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर N3 माइनस आयन, एजाइड आयन। N3 माइनस होता है एजाइड, HN3 को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। उससे निकलता है N3 माइनस, जिसका नाम क्या होता है, एजाइड आयन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आयन। अब इसकी पूरी चीर फाड़ आप लोगों को करनी है और इसमें देखना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। यू विल फाइंड कि इनमें से कौन सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो गया डी फॉर डॉली। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो याद करिए, ये वाला मैंने आपको ड्रैगोज रूल में एग्जाम्पल बताया था, है ना। जिसने नहीं पता लेक्चर जाके देखिए, नॉलेज लीजिए, फिर क्वेश्चन करिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, बॉन्ड एंगल छोटा होता चला जाता है, इसीलिए बच्चे सबसे बड़ा एंगल इसमें, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा बी फॉर बबीता, सबसे बड़ा 1 एंड सबसे छोटा 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। इन सभी में बॉन्ड एंगल निकालना है। तो अमोनिया में आप निकालेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 107.5 डिग्री। NH4 प्लस में बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, पूरा का पूरा 109.5 डिग्री एंगल इसका। PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, इसका भी एंगल अप्रोक्सीमेटली अमोनिया के बराबर ही आएगा। और SCl2, क्योंकि एक लोन पेयर है, SCl2 में बच्चों क्लोरीन क्लोरीन और 2 लोन पेयर, तो इसका एंगल बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही आएगा। हाउएवर अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर में कम होगा, तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा एंगल एक्चुअली ऑप्शन डी में है, सबसे बड़ा एंगल ऑप्शन बी में है। तो हो गया बच्चों, ये था हमारा डीपीपी का डिस्कशन। फटाफट मैं डिस्कस करता हूं आपका कम से कम टाइम लेके, सो दैट आप लोग रेगुलरली इन्वॉल्व भी रहें सब चीज। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में वैसे भी पढ़ाई दिए गए, तो आई होप आप लोग सब इसको एंजॉय कर रहे हो। और आप लोग जो आने वाला जेई मेंस है उसमें 99 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स लाएंगे, 220 नंबर के ऊपर लाएंगे, और अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, हमारे को प्राउड होगा आप लोगों के ऊपर, और एट द सेम टाइम आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी, है ना। आगे चल के आप एक सक्सेसफुल इंसान बने। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, लगे रहिए ऐसे ही, एंड बाय बाय।